Hello, good morning, student. We were discuss about the excretion and removal of and elimination of the excretory product. We already discussed about the physiology of the excretion. In the physiology of the excretion, the ultrafiltration or glomerular filtration and selective reabsorption in the PCT. That type of topic we already discuss. Today we will discuss about the reabsorption in the nephron. What type of part that reabsorb of water and minerals. So today we are discussing about the reabsorption in the Henle loop and DCT and CT. That is a very important part for the formation of the concentration of urine and dilation of the urine. At the PCT, in the PCT, the reabsorption mechanism is obligatory mechanism. Especially the question asked in the examination about the water reabsorption, which method used in the PCT, the water reabsorption. So we can say that the obligatory method used the water reabsorption in the PCT. As well as in the Henle loop, the water reabsorption also obligatory. But in the DCT, the water reabsorption is a facultative reabsorption. तो आज बच्चों हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, कंसंट्रेट यूरिन, कि कहाँ हेनले लूप के अंदर है वो क्या क्या कौन कौन सी सब्सटेंसेज है वो ऑब्जर्व होते हैं, और डीसीटी के अंदर क्या ऑब्जर्व होता है, और यहाँ सीटी के अंदर कौन से सब्सटेंसेज है वो ऑब्जर्व होते हैं. इन टॉपिक्स पर आज चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से रीअब्जॉर्ब होता है हेनले लूप के अंदर, किस प्रकार से रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ पर डीसीटी के अंदर, और कैसे रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ सीटी के अंदर. पीसीटी के अंदर हमने रीअब्जॉर्प्शन पहले यहाँ पर कर लिया था. तो अपना टॉपिक है द लूप ऑफ हेनले. इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है. रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले के अंदर absorption of GF, जो GF आया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पर एंटर किया था, तो उसका वापिस यहाँ पर कितना मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब होता है. तो पहले हमने यहाँ पर देखा था कि नियर अबाउट 70% और अबाउट 70% glomerular filtrate are reabsorbed in the PCT. So the maximum amount of the substances or GF or useful substances are reabsorbed in the PCT, just like water, sodium ion, potassium ion, and 100% substances like amino acid and glucose are reabsorbed in the PCT. अब इसके बाद में जो फिल्ट्रेट रिमेनिंग है 20 to 25 पे और 20 to 30 पे जो परसेंटेज ऑफ द जीएफ है कम इनटू दी हेनले लूप. अब इसमें से कितना परसेंट सब्सटेंसेज है वो रीअब्जॉर्ब होता है. यहाँ इस चीज पे आज बात करेंगे. यहाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द हेनले लूप द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेज पैसिवली एंड एक्टिवली, both type of method used by the ascending limb of the Henle loop, but the descending limb of the Henle loop only permeable for the water, and the descending limb only permeable for the water, but the ascending limb permeable for the only ions like sodium ion, chloride ion, and potassium ions, but impermeable for the water. इस चीज पे हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों. देखिएगा या हम एक और स्लाइड के द्वारा हम बात करते हैं. एक डिफरेंट स्लाइड हम लेते हैं. हेनले लूप जो है इसके अंदर किस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन होता है. हेनले लूप की हम बात करें तो हेनले लूप की स्ट्रक्चर हम देखें. देखिए बच्चों, ये अपने पास में हेनले लूप है. इस हेनले लूप के अंदर देखिए एक दो सेगमेंट है, एक थिन सेगमेंट है और एक यहाँ थिक सेगमेंट है. इस प्रकार से हेनले लूप है.
इसमें दो सेगमेंट है, एक थिन सेगमेंट है और दूसरा यहाँ पर थिक सेगमेंट है, और एक यू हेयर पिन स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हेनले लूप का जो साइज है बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज है। यहाँ लार्जेस्ट हेनले लूप आपसे कहे, यहाँ लार्जेस्ट हेनले लूप, लार्जेस्ट हेनले लूप, तो आंसर आएगा यहाँ पर कैमल। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कंगारू रैट, सेकंड लार्जेस्ट हेनले लूप फाउंड इन दी कंगारू रैट। हेनले लूप का साइज हम कह सकते हैं, और लेंथ इंक्रीज होगी तो उसके साइमल्टेनियसली यूरिन जो है, यूरिन मोर कंसंट्रेट होगा। यहाँ इस चीज को आप ध्यान रखें। हेनले लूप की साइज पर डिपेंड करता है, जितना लेंदी, जितना लॉन्ग हेनले लूप होगा यूरिन उतना ही कंसंट्रेट यहाँ पर होगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर बनता है, एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉन्गेस्ट जो डेजर्ट एनिमल है उसके अंदर हेनले लूप है, वो बहुत लॉन्ग होता है। और उसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर बेनिफिट ये है कि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है उसको या कंजर्व करने का काम या प्रिजर्व करने का काम है वो हेनले लूप करता है, वाटर को बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से ये हेनले लूप यहाँ प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर जो हेनले लूप है, हम बात करें तो ये एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी एक भुजा है, इससे अपन आर्म को कहेंगे दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। Then the second arm known as the ascending limb, ascending limb. Each limb have two type of arm, two type of segment. First is a thick segment, and second is a thin segment. As well as in descending limb, also found two type of segment. First is a thin segment, and second is a thick segment. Okay. Outside of the henle loop, we found some special type of fluid that is called medullary fluid. Medullary fluid or interstitial fluid. When the fluid found in the medulla of the kidney, that is called the medullary fluid, and that type of fluid found in the cortical region of the kidney, that is called cortical fluid, but commonly known as the interstitial fluid. Interstitial fluid found in between the हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, जो कंसंट्रेशन मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा इसका योगदान होता है, बहुत रोल होता है, जो हम आगे करेंगे। यहाँ पर एक मैकेनिज्म आएगी, इसको अपन कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, वहां पर हम बात करेंगे। यहां देखिए बच्चों, जो जीएफ आया, ये जीएफ है, इसके अंदर यहाँ पर एंटर कर रहा है, जीएफ एंटर कर रहा है। कितना जीएफ एंटर कर रहा है? नियर अबाउट 25% से लेकर 30% जीएफ डिफरेंट सब्सटेंसेज है, वो यहाँ एंटर करेंगे। तो आप देखिएगा, थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ओनली परमिएबल फॉर द वाटर। यहां पर जो इसकी सेल है, इसकी सेल हमने पहले भी बनाई थी। इसकी सेल देखें, यहाँ मान लो इसकी सेल एक एरिया ले, इस एरिया के अंदर हम सेल देखें, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो सेल है थिक सेगमेंट है। इस थिक सेगमेंट के अंदर जो सेल होगी उसको कहेंगे क्यूब सेल। अब इस क्यूब सेल के बीच में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और हल्के से यहाँ पर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। लेकिन उसके आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर प्लेट और स्क्यूमस सेल बन जाएगी, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और यहाँ इसके ऊपर विलाई भी एब्सेंट है, और लिस्ट अमाउंट में विलाई है। दोनों ही यहाँ पर नहीं पाए जाते। कहां पर? तीन सेगमेंट में। तो ये कंसेप्ट पहले हम कर चुके, और आप अभी वापिस एक बार रिवाइज कर लिया, हमने रिकैप कर लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर देखिए बच्चों, ये जो वॉल ऑफ दी हेनले लूप है, found some special type of pore in the wall of Henle loop, found
numerous special type of pore that is called aquapore. Aquapore allow for the movement of the water. तो यहाँ पर ये पोर प्रेजेंट है, बट इन दी असेंडिंग लिम्ब, one of the ascending limb does not found of that type of pore that is called aquapore are absent in that type of pore. अब यहाँ पर बच्चों एक्वापोर प्रेजेंट है. ये एक्वापोर है, यहाँ पर अलाउ करेंगे वाटर रीअब्जॉर्प्शन को. तो यहाँ से जैसे ही वाटर पास आउट होगा तो ये वाटर बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से इस एक्वापोर से बाहर है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर ये वाटर आ जाएगा. यहाँ ये आप देखिएगा वाटर है वो यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इस पोर से बाहर आ रहा है. तो ये डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं इस प्रकार से, वाटर का डायरेक्शन इस प्रकार से दिखा सकते हैं. बट इन द लूप ऑफ हेनले, एग्जैक्ट लूप ऑफ द हेनले, देयर आर नो absorption any type of substances like water, minerals and others. So completely impermeable for the any type of substances. इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो exactly loop बन रहा है इसे हम कहेंगे हेनले लूप. या कोई substances है वो absorb नहीं होता है. अब देखिए यहाँ when the GF enter into the Henle loop, descending limb of the Henle loop, the concentration of the substances, the concentration of GF and the concentration of the interstitial fluid are equal. So both fluid are isotonic. How many concentration? So there are 300 mole osmol concentration found near the PCT, near the connection of the Henle loop and PCT. How many concentration of the GF and interstitial fluid? तो 300 मोशन पर लीटर ये कंसेंट्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट है. When the GF go down into the medullary part of the kidney by the nephron, by the Henle loop, by the descending limb of the Henle loop, through aquapore, the maximum amount of water come out from the descending limb into the interstitial fluid to the vasa recta. इससे क्या होगा बच्चों, देखो वाटर मॉलिक्यूल जैसे जैसे गया तो ये या सब्सटेंसेस और कंसंट्रेशन हो जाएगा. इसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया. यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हुआ, हाइपरटोनिक होगा. देन द फ्लूइड गो डाउन through the descending limb into the medullary part of the kidney and come into the Henle loop of Henle. The maximum concentration found in the loop of Henle, how many concentration? So 1200 motion per liter concentration found in the loop of Henle, exactly loop of the Henle. तो ये बच्चों यहाँ पर आप क्या समझे कि वाटर जैसे जैसे यहाँ पर रिमूव होगा, वाटर क्यों रिमूव हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द डिसेंडिंग लिम्ब और वॉल ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ पोर दैट इज कॉल्ड एक्वापोर, एंड एक्वापोर अलाउ ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लुमेन ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो केवल यहाँ पर वाटर क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा. कंसंट्रेशन है वो 300 थी, 300 से 600, 900 एंड 1200 यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. नियर अबाउट 4 टाइम मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज एट द टिप ऑफ द हेनले लूप. देन जीएफ यहां से देखिएगा. अब जीएफ यहां तक आ गए, जीएफ यहां पर मूव करेगा इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप. Ascending limb of the Henle loop have two type of segment. First is thin segment, second is the thick segment. In the thin segment or thick segment, both segment are
only permeable for the salt, but it does not permeable for or impermeable for the water due to the absence of aquapore in the ascending limb of Henle lobe. But in the thin segment, the minerals are absorbed by the passively, and in the thick segment, the minerals are absorbed by the actively. Very important question. यहाँ बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली का मीनिंग यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर जो मिनरल अब्जॉर्ब होते हैं उसको हम कहेंगे पैसिवली। पैसिवली का मीनिंग यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वाटर के लिए ये यहाँ पर पूरी की पूरी जो वॉल है, कंप्लीट वॉल है, वो इम्परमेबल फॉर दी वाटर। बट यहां से सोडियम आयन, कुछ सोडियम आयन है वो बाहर निकलेंगे, कुछ क्लोराइड आयन है यहाँ पर वो भी यहाँ पर बाहर निकलेंगे। एंड एज वेल एज इन द थिक सेगमेंट ऑफ द ascending limb, the sodium ion and chloride ion also reabsorb by the actively. And what happened in the GF when the reabsorb of the sodium ion and chloride ion in the actively and passively in the wall of the ascending limb? तो आप देखिए बच्चों, यहाँ जिसी मटेरियल यहाँ गया, अब क्या हो रहा है, ये आयन अब्जॉर्ब हो रहे हैं, या आयन अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो आफ्टर मूविंग ऑफ द जीएफ इन द असेंडिंग लिम्ब, द कंसंट्रेशन ऑफ जीएफ आर डिक्रीज। अब देखिए कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। कंसंट्रेशन जैसे डिक्रीज होगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इज आइपोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइपोटोनिक। तो सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन फाउंड इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द Henle lobe इज आइपोटोनिक, एंड द सॉल्यूशन और सोल्यूट अकॉर्डिंग टू सोल्यूट और जीएफ फाउंड इन द ascending limb of the Henle lobe is the hypotonic. Hypotonic meaning the concentration will be decreased due to the sodium and chloride and reabsorb. So solution we can say that is hypotonic. तो ये यहाँ पर बच्चों हम इस सॉल्यूशन को बता सकते हैं। देन यहां तक गएंगे तो कंसंट्रेशन वापस कितनी आ जाएगी, नियर अबाउट 400 कंसंट्रेशन हो गई। कंसंट्रेशन तो वापिस यहाँ पर कम हो रही है, बट देखिएगा मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो नियर अबाउट 5% वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, 5 से 10% या सोडियम आयन और अब्जॉर्ब हो जाएंगे। नियर अबाउट आउट ऑफ 30% 15% सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब इन दी Henle lobe लाइक डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। तो इससे मैग्नीशियम को बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम के रूप में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसेंडिंग लिम्ब में परमेबल फॉर ओनली वाटर, असेंडिंग लिम्ब में परमेबल फॉर ओनली सॉल्ट बट इम्परमेबल फॉर वाटर, एंड द डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल फॉर द सॉल्ट। Question number 1 is the very important question. The examiner can be framed that type of question in the coming exam in previous experience. The ascending limb of the Henle lobe, the thin segment reabsorb the sodium and chloride ion by the passively method. It is very important question. Descending limb में यहाँ पर एक्टिवली भी है और पैसिवली भी है। बहुत टाइप ऑफ reabsorption method है, यहाँ मूवमेंट ऑफ द आयन है। But in the thick segment, sodium and chloride are absorbed by the actively. क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ नेफ्रॉन के दोनों मेथड से एक्टिव और पैसिवली आयन्स है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं। वही आयन है एक जगह पर जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और वही आयन है यहाँ पर पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। पैसिवली और एक्टिवली बच्चों बताया था आपको कि when the energy does not use during the movement of the ion from one place, one media to another media, that is called the passive method. When the use of sodium potassium pump and the use of energy during the movement of the ions from one place to another place or one medium to another medium by the plasma membrane of a particular cell, that is called
एक्टिव प्रोसेस और एक्टिव मूवमेंट। तो यहां एनर्जी यूज हो रही है, यहां पर एनर्जी यूज नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से अब हम बच्चों बहुत अच्छी तरह क्लियर अंडरस्टैंड, एक क्लियर थॉट बन गया हमारे अंदर। एक बहुत ही प्यारा सा एक जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे रिलेटेड वो हमारे अंदर है। यहाँ एक बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, एक थॉट बिल्डअप हो गया है, एक कंसेप्ट बिल्डअप हो गया है। इसके द्वारा हम यहाँ आंसर दे सकते हैं कि कहाँ सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, कहाँ हाइपरटोनिक है, कहाँ आइसोटोनिक है इन रेस्पेक्ट टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस बात को बच्चों हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी टॉपिक। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, फिर एक स्लाइड के द्वारा इस चीज को समझाऊं मैं। अब सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, डीसीटी के अंदर जाएगा बच्चों, डीसीटी के अंदर, फिर उसके बाद में जाएगा यहाँ पर सीटी के अंदर। डीसीटी के अंदर ऑब्जर्व कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर जनरली एक हल्का सा पार्ट यहाँ डीसीटी बढ़ाना होता। डीसीटी, ये डीसीटी हमारे अंदर, इस एरिया को मैं यहाँ कह सकता हूँ डीसीटी, और ये मूव कर रही है किसमें, सिटी के अंदर। तो वॉल ऑफ डीसीटी, डीसीटी जहां पर सीक्रेशन भी हो रहा है, और डीसीटी है जहां पर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ये यहाँ एलएन लूप है और ये मटेरियल इधर गया है। अब देखिए यहां डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेज डिपेंडेड ऑन दी कंडीशंस। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन? कंडीशंस मीनिंग when the water or minerals like sodium ions and potassium ion higher amount in the body or decrease amount in the body, increases or decreases amount in the body। ये चीज डिटेक्ट कौन करेगा? वाटर को डिटेक्ट करेगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ड्यू टू द ऑस्मो रिसेप्टर फाउंड इन दी हाइपोथैलेमस। एंड सोडियम आयन डिटेक्ट कौन करेगा? तो जीजी अपरेटस यहाँ पर डिटेक्ट करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो आयनिक कंडीशन है, आयनिक बैलेंस है, वो कैसा है, वाटर ज्यादा है या कम है, और आयन ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग डीसीटी फंक्शन करती है। व्हेन द इनटेक ऑफ वाटर हायर अमाउंट इन द बॉडी, तो उसमें यूरिन जो बनता है वो डाइल्यूट बनता है, और उसमें यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर ब्लड, ड्यू टू वी इनटेक हायर अमाउंट ऑफ द वाटर बाय द ड्रिंकिंग मेथड। तो इसमें ये वाटर क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, डीसीटी यहाँ वाटर ऑब्जर्व नहीं करेगी। एज वेल एज सोडियम आयन ऑल्सो फाउंड इन हायर अमाउंट इन द बॉडी, so does not reabsorb the sodium ion in the DCT. When the sodium or water are decreased level in blood vessels, so maintaining of the blood concentration, the DCT will be functional according to hypothalamus or pituitary gland and adrenal gland। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेगी बच्चों। यहाँ पर सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर, वॉल ऑफ द डीसीटी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एडीएच रिसेप्टर, एडीएच रिसेप्टर, and some other special type of receptor also found in the wall of the DCT, that is called aldosterone receptor and पैराथार्मोन रिसेप्टर। एक रिसेप्टर को हम यहाँ पर दो रिसेप्टर की बात करेंगे, एडीएच रिसेप्टर और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। ADH receptor and aldosterone receptor, both type of receptor found in the wall of the DCT। और ये यहां पर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। यहां
according to level of the sodium ion and the water in the body, they are reabsorbed particular substances, that is called conditional reabsorption. Conditional reabsorption, or also known as a facultative reabsorption. The conditional reabsorption and facultative reabsorption occur in the both tubules like DCT and CT collecting tubules. It is a very important question. The examiner can be framed that type of question. Facultative reabsorption occur in आंसर होगा DCT और CT, but the obligatory reabsorption of the water occur in the PCT and Henle loop. तो यहाँ कुछ फैकल्टेटिव का मीनिंग है बच्चों कि कोई जरूरी नहीं है रीअब्जॉर्ब हो, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि रीअब्जॉर्ब हो. ये रीअब्जॉर्प्शन डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल क्या है, पोटेशियम का लेवल क्या है. कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बीपी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. व्हेन द बीपी इज लो in our body, then the water and the sodium reabsorption rate is higher. When the BP is higher, the sodium and water reabsorption is lower. When the BP is normal, does not occur in the DCT absorption. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, बीपी है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, अदर्स आयन है, और जिसमें कैल्शियम आयन भी कह सकते हैं, और वाटर है, उसकी लेवल है बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. द एडीएच रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन रिसेप्टर. Vasopressin receptor due to the name given, due to vasopressin, vaso means blood vessels, pressin means pressure. ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने वाला हार्मोन, दैट इज कॉल्ड वेसोप्रेसिन हार्मोन, और ऑल्सो नोन एज एडीएच हार्मोन. तो इस चीज को बच्चों बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे. यहाँ पर जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है क्या, एक तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर सोडियम आयन और कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. बट सम आयन आर सीक्रेट इन दैट पार्ट, लाइक पोटेशियम, लाइक हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आर सीक्रेट इन दैट टाइप ऑफ पार्ट. ऐसे रीअब्जॉर्प्शन को हम यहाँ पर कहेंगे डीसीटी और सीटी के अंदर. सीटी ऑल्सो परमिएबल फॉर द यूरिया. In the latter part of the CT, the urea removal from the GF for the maintaining of the concentration of the medullary fluid or interstitial fluid of the kidney. यहाँ पर यूरिया एक्सिस जो यूरिया आ रही है उसका कुछ पार्ट, मिनिमम पार्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया रिमूवल फ्रॉम द CT and drain into the interstitial fluid. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है. तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, द रीअब्जॉर्प्शन इन द हेनले लूप एंड द रीअब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी एंड एज वेल एज इन सीटी. अब आगे हम क्या एक स्लाइड के द्वारा बता सकते हैं आपके लिए, तो फ्रेम की है बच्चों स्लाइड है. यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट इन हेनले लूप. दिस इज ए पीसीटी कनेक्ट विद द ए हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हेनले लूप. द पीसीटी कनेक्ट विद द descending limb of a Henle loop. We can say that the descending limb of a Henle loop only permeable for water. The water reabsorbed passively by the aquapore due to aquapore, a higher amount of the aquapore found in the distal part of the Henle loop.
when the GF come into the distal part of the Henle loop, by the passive method, the water molecule exit from the distal part of the Henle loop and concentration will be increased from 300 to 600 and then 900, and the tip of the Henle loop, the concentration of the GF is 1200 due to the removal of water from the distal part of the GF of Henle loop. Then the GF come into the ascending limb of the Henle loop. When the GF move into the thin part of the thin segment of the Henle loop, by passive method, the some sodium ion and potassium ion removal from the lumen of the ascending limb by the passive method. It is very important question. Second method is the passive. First method is the passive. Then the concentration of GF is decreased from the 1200 to 900, 600, then 300, then 100. In the complete part of the ascending limb of the Henle loop for the permeable sodium ion and chloride ion, but in the thick segment, the sodium and chloride ion are reabsorbed by the active method, and in the thin segment, that type of ion reabsorbed by the passive method. So, actively and passively both methods are used by the ascending limb of the Henle loop. तो इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह हम समझ चुके हैं कि कहां असेंडिंग लिम्ब, कहां डिसेंडिंग लिम्ब एक्टिव मेथड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहां पैसिव मेथड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो यहां पर ये बताया गया पैसिव मेथड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो पैसिव मेथड से, और यहाँ थिन सेगमेंट में फिर पैसिव मेथड से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हो रहे, बट थिक सेगमेंट के यहाँ पर एक्टिव मेथड से जहां पर एटीपी यूज होती है. तो इससे काम में यहाँ पर कंटिन्यूस एटीपी यूज होती है, और यहाँ कंसंट्रेशन है वो चेंज होती है. यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन है और असेंडिंग लिंक में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन है. तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड. देन the loop of Henle, we can say that about the loop of Henle, the reabsorption in this segment is minimum. When the compare of the reabsorption, Henle loop, PCT, DCT and CT, तो आप देखोगे कि मिनिमम में reabsorption यही होता है. This region play a significant role in the maintenance of the high osmolarity of a medullary interstitial fluid. कारण क्या होता है इसका, रीजन क्या होता है? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुला पार्ट ऑफ द किडनी, उसको मेंटेन रखना, हाई ऑस्मोलरिटी रखना है. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ Henle इज permeable to water, but almost impermeable to the electrolytes or ions or minerals. So here water is reabsorbed passively. It is very important. That type of question framed by the examiner. This limb concentrate the filtrate as it move down. तो सॉल्यूशन इज क्या हो गया यहाँ पर, हाइपरटोनिक. कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी यहाँ पर, नियर अबाउट 1200 मोसम पर लीटर. देन the ascending limb is impermeable to water, but the allowed transport of the electrolytes actively and passively. What type of electrolytes? Sodium ion and chloride ion. Both method used actively and passively. In the thin segment passively and the thick segment actively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. सॉल्यूशन क्या हो गया यहां पर, अब हम कहेंगे हाइपोटोनिक. यहां जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया,
हाइपोटोनिक हो गया। तो पहले क्या हुआ था, यहाँ पर डिसेंडिंग विंग में हाइपरटोनिक था। देन नेक्स्ट पार्ट, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स और डीसीटी। The conditional reabsorption of the sodium ion and the water take place in this segment. Mainly क्या reabsorb हो रहा है, एक सोडियम आयन हो रहा है और दूसरा वाटर reabsorb हो रहा है। In the presence of the aldosterone hormone, the salt sodium are reabsorbed actively, and due to ADH, water is reabsorbed passively. It is very important question. वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ बच्चों। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। सोडियम आयन में रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वो एक्टिवली हो रहा है। वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है एट द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड एडीएच हार्मोन। DCT is also capable of the reabsorption of a bicarbonate ion, selective secretion of hydrogen ion and potassium and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर फ्रेम किया जाता है कि इसको कंसंट्रेशन को बैलेंस कौन करता है। तो रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों मेथड है, वो बैलेंस कर रही है। यहाँ फ्लूइड एंटर DCT एट द रेट ऑफ 25 ml पर मिनट। DCT के अंदर जो फ्लूइड आता है फ्रॉम द असेंडिंग ऑफ द हेनले लूप, वो किस रेट से यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, 25 ml पर मिनट है, वो यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डक्ट। द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine in the presence of ADH। लार्ज अमाउंट का मीनिंग मैंने कहा नियर अबाउट 75%। एक डाटा ले तो ये वाटर तो यहाँ पर कहाँ हो गया, PCT के अंदर हो गया। इसके बाद में 5% वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कहां पर है, वो होता है यहाँ पर एनले लूप के अंदर। रिमेनिंग 10 to 15% वाटर है वो बचता है, वो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होता है किसके अंदर, DCT और CT के अंदर रीअब्सॉर्ब होता है। इसलिए कहा लार्ज अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग वाटर है उसमें उसका कहा रीअब्सॉर्ब होता है DCT एट द प्रेजेंस ऑफ ADH हार्मोन। The distal part of the collecting duct is permeable to urea, so small amount of urea is also reabsorbed from the filtrate and it add to the hyperosmolarity of the medullary interstitial fluid। यहाँ CT का पार्ट है, ये हम कह सकते हैं कि CT है। जिसे GF यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लेटर पार्ट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द CT परमिबल फॉर द यूरिया, याद रखिए। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कम इनटू द मेडुलरी फ्लूइड। तो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर यूरिया हेल्पफुल है। और ये दूसरी साइड में ये फ्लूइड है, ध्यान रखिए। इधर मैं बनाऊं यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब, तो इधर से क्या यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो इधर से NaCl ट्रांसफर हो रहा है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि NaCl प्लस यूरिया both are very very important substances for the maintenance of the concentration of the interstitial medullary fluid। क्वेश्चन आता है बच्चों, हमारे ब्लड की, हमारे मेडुलरी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए कौन सी सब्सटेंसेज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड और यूरिया। सोडियम क्लोराइड कहां से रिमूव होते हैं, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप। और यूरिया कहां से आती है, लेटर पार्ट ऑफ द और डिस्टल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब। देन थर्ड type of reaction mechanism of the physiology of the excretion is called the tubular secretion। We can say that first mechanism is glomerular filtration, second mechanism is
tubular reabsorption. Many type of segment like PCT, Henle loop, DCT, and CT are involved in the reabsorption of the glomerular filtrate. But the third mechanism is the main mechanism for the urine formation, that is called the tubular secretion, that is occur in the PCT and DCT. तो ये केवल काम PCT के अंदर और DCT के अंदर होगी, या PCT और DCT में भी क्या होता है, what meaning of the secretion? तो secretion meaning some ions, some substances from the blood drain into the lumen of the tubules, nephron tubules, that is called secretion. During urine formation, the epithelial cell of the renal tubules secrete excretory substances from the blood of peritubular capillaries into the filtrate. This process tubular secretion. It means बच्चों देखिए, मैं सिंपल मेथड में यहाँ बताना चाहूँ, ये हमारी एक पीसीटी है, एक मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना लूँ, यहाँ पर ये मान लो क्या है, पीसीटी, ओके। दूसरी सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसके पास में कॉइलिंग स्ट्रक्चर है मैं, लेकिन यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। अब होगा क्या, यहाँ कंसंट्रेट मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर है कुछ आयन जो इसके अंदर ब्लड के अंदर है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इससे डायरेक्ट इसके अंदर यहाँ पर सीक्रेट किया जाएगा। इसमें कुछ पदार्थ हो सकते हैं, तो ये जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, इपुरिक एसिड हो सकता है, अदर सब्सटेंसेज हो सकते हैं यहाँ। तो फ्रॉम द ब्लड थ्रू द cell of the PCT wall drain into the lumen of the PCT and DCT. Some substances like hydrogen ion, potassium ion, and ammonium ion, that is called tubular secretion. What type of substances? It is an active process. It is very important question. ये क्वेश्चन बच्चों फ्रेम किया जाता है यहाँ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सीक्रेशन मेथड हो रही है वो किस प्रकार की मेथड है, व्हाट टाइप ऑफ मेथड है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिवली सीक्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द lumen of the nephron tubules, which occur in which tubules, which segment? Only PCT and DCT. The secretion method which occur in the PCT and DCT only. In PCT, the selective secretion of the hydrogen ion, it is very important. Ammonia, also very important substance. Creatinine, uric acid, drug, epuric acid extras occur, and at DCT, the secretion of the hydrogen ion and potassium ion occur. It is very important substances for the maintenance of the concentration. Tubular secretion is also an important step in urine formation, as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance. क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है बच्चों, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों हेल्पफुल है, तो आयनिक और एसिड बेस बैलेंस में हेल्पफुल है ऑफ द बॉडी फ्लूइड. द ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द ओनली मेथड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग ए ग्लोमेरुलर किडनी. तो ये जिसके अंदर किसमें होती है, ग्लोमेरुलर किडनी जिनके अंदर होती है, जिन एनिमल्स में, उसमें ये मेथड प्रेजेंट होती है. इसके बाद में आप देखिए बच्चों, यूरिन बना आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेज. हाउ मेनी सब्सटेंसेज? तो जो जीएफ आया था इसका 99% क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया. रिमेनिंग 1% जो है दैट इज कॉल्ड यूरिन. तो कहने का मीनिंग है ये 180 लीटर आया,
उसमें से यूरिन पर डे 1 to 1.5 लीटर यहां पर यूरिन पर डे बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि जीएफ वर्ड कहां तक यूज करते हैं और यूरिन वर्ड एक्चुअल में कहां यूज करेंगे। तो दो प्रकार के यहां पर क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शन में यदि कहेंगे यूरिन, फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड फ्रॉम द जीएफ, फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड यूज इन टेक प्लेस, तो आंसर आएगा आफ्टर collecting duct, collecting the later part of the collecting duct, or after collecting duct the solution known as the filtrate known as the urine, but it does not exactly spell as collecting duct से अब कहां जाता है। देखिए आप देखोगे तो collecting duct से रीनल पेपिला, माइनर कैलिसेज, मेजर कैलिसेज, देन पेल्विस। According to requirement of the body, the renal papilla, minor calyces and major calyces also reabsorb of the water, but in the rare condition. So we can say that the urine word, first time exactly urine word used in the pelvis region. यहाँ पर no reabsorption any type of substances like water as well as in minerals or electrolytes due to presence of transitional epithelium. Transitional epithelium है, इसके कारण यहाँ पर किसी भी सब्सटेंसेज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कहां पर? पेल्विस में। तो फर्स्ट टाइम यूरिन वर्ड कहां यूज कर देंगे? पेल्विस, ध्यान रखें। लेकिन पेल्विस आंसर नहीं हो तो लेटर आफ्टर द कलेक्टिंग डक्ट हम यूरिन कह सकते हैं, या कई बार ये भी ऑप्शन में दे देते हैं। बट अब नॉर्मल कंडीशन जब वाटर की बहुत स्कार्सिटी है इन बॉडी, तो ऐसे केस में फिर बॉडी है वो पानी को की जो यहाँ पर क्षति हो रही है, पानी का जो लॉस हो रहा है, वाटर का जो लॉस हो रहा है, उसे रोकने के लिए रीनल पेपिला, मेजर कैलिसेज और माइनर कैलिसेज है, उसको भी ऑर्डर देता है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब जो यूरिन बन रहा है उसका कंटेंट क्या है? तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, वाटर इसके अंदर 95% होता है या तो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर यूरिन बनता है तो उसमें वाटर कितना होगा? 95%। यूरिया इसमें 2.6% होती है, द इलेक्ट्रोलाइट्स 2%, यूरिक एसिड 0.3%, क्रिएटिनिन 0.3%, ये यहाँ पर मटेरियल्स है। अमोनिया 0.3%, इपुरिक एसिड 0.3%, एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन ऑफ पर डे। यूरिन इज पेल येलो इन कलर, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। अब यूरोक्रोम कहां से बना? तो बच्चों आपको मैंने डाइजेशन में बताया था कि हीमोग्लोबिन लिवर के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो इसे स्ट्रेप्टोबिलिन और यूरोक्रोम में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रेप्टोबिलिन फिकेज मैटर, फिकेज में मिक्स हो जाएगा और यूरोक्रोम में रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा और ब्लड से किसमें? यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है और यूरिन में मिल जाता है, जो कि कलर देता है किसको? यूरिन को कलर दे रहा है। तो इस प्रकार से ये कलर पेल येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम form during the degradation of the
hemoglobin or bilirubin. Directly bilirubin into the large intestine at the presence of symbiotic bacteria. On average, 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं? तो 1 to 1.5 लीटर पर डे। इसमें से यूरिया कितनी निकलती है? तो आपका आंसर होगा 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम। इसका मीनिंग 1 लीटर यूरिन में हाउ मेनी यूरिया प्रेजेंट इन, तो आंसर आएगा 25 to 30 ग्राम यूरिया फाउंड इन दी यूरिन पर डे और 1 liter of the urine. Normal urine is slightly acidic. The pH is normal 6.0. 6.0 हम कह सकते हैं it is slightly acidic pH है। इस प्रकार से बच्चों हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया आज, जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस क्या है पूछ लेते हैं। इसके साथ में द फिजियोलॉजी ऑफ द एक्सक्रीशन है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड यूज्ड ड्यूरिंग द फिजियोलॉजी। मैकेनिकल फिजियोलॉजी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, देन सेकंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज secretion or tubular secretion. Amongst methods are very important, the formation of the urine, and the examiner can ask that type of any questions. I hope you are clear, understand about the topic, about the concept, and you have a better quality concept build up in your body, in your brain. So you can give answer in the examination very confidence. इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो, बता सकते हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने में बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो हमारा जो ड्रीम है, हमारा ड्रीम एम्स है। क्योंकि लोग कहते हैं दोस्तों, आप जब ड्रीम के पीछे दौड़ोगे तो दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। आपको रातों रात जगना पड़ेगा, कई रातें आपको गुजारनी पड़ेगी उस ड्रीम को पाने के लिए, लेकिन वो ड्रीम आपकी मुट्ठी में होगा एक दिन, तो दुनिया आपके पीछे होगी उस दिन। इसी जज्बे के साथ, इसी सपने के साथ, इसी ड्रीम के साथ, इसी लेबर के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।